हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग का सेकेंड चैप्टर, जो सेकेंड चैप्टर है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, उस चैप्टर का आज के इस वीडियो में हम फुल चैप्टर वन शॉट डिस्कस करेंगे दोस्तों। यानी एक ही वीडियो में हम पूरा आज का चैप्टर डिस्कस करेंगे दोस्तों। पिछला भी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर भी हो गया था इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। सो चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज के इस टॉपिक में टोटल जो आपके सिलेबस में है टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। कौन से टॉपिक्स होंगे? फर्स्ट हम देखेंगे ऑडिट रिस्क का मीनिंग, सेकंड हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है, थर्ड देखेंगे इंटरनल ऑडिट कंट्रोल क्या होता है, उसके बाद फोर्थ देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट कंट्रोल, फिफ्थ देखेंगे इंटरनल ऑडिट चेक क्या होता है, सिक्स्थ देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट चेक, सेवेंथ देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल ऑडिट चेक एंड एट्थ टॉपिक देखेंगे इंटरनल ऑडिट चेक विथ रिगार्ड्स टू वेज पेमेंट, कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस। ये सारे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी से आपको आज का पूरा फुल चैप्टर मैं आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक ऑडिट रिस्क के मीनिंग से। अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम ऑडिट रिस्क मीनिंग से दोस्तों। पहले ये जान लीजिए ऑडिट होता क्या है। सो दोस्तों, जैसे कंपनी में अकाउंट्स होते हैं जो डेली ट्रांजैक्शन किए जाते हैं दोस्तों। सो कंपनी में फॉर एग्जांपल कुछ मिस्टेक्स हुए हैं अकाउंट्स में या तो फिर फ्रॉड पकड़ना है तो ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ऑडिटर क्या करता है, सारे अकाउंट्स को देखता है और अपना ओपिनियन देता है कि कहां पर मिस्टेक हुई, कहां पर फ्रॉड हुआ, या तो फिर ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं, ये बताने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ये आपने देखा ऑडिट क्या होता है, रिस्क का मतलब होता है खतरा। सो ऑडिट रिस्क क्या होगा वो हम अब देखते हैं दोस्तों। चलिए मीनिंग से समझते हैं। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर्स इश्यूड द इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जैसे दोस्तों ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है कि ये उसे बताने के लिए कि सारे अकाउंट्स करेक्ट है नहीं या नहीं, वो लास्ट में अपना ओपिनियन देता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑडिटर ने क्या कर दिया, इनकरेक्ट ओपिनियन दे दिया, यानी गलत इंफॉर्मेशन दे दी, गलत ओपिनियन दे दिया कि ये अकाउंट्स है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, इसके रिलेटेड उसने इनकरेक्ट ओपिनियन दे दिया, तो उसे हम कहेंगे ऑडिट रिस्क दोस्तों। अगर उसने इनकरेक्ट ओपिनियन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। अब कंपनी क्या करेगी, वो सारे उसके ओपिनियन के ऊपर ही डिपेंड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा अकाउंट्स गलत है, लेकिन उसने कह दिया कि अकाउंट्स आपके करेक्ट है, तो कंपनी उसे ही फॉलो करेगी और अपने नेक्स्ट स्टेप करेगी, लेकिन आगे जाके कंपनी को इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान करना पड़ेगा। सो ऑडिट रिस्क जब उसे ही कहेंगे जब आपका ऑडिटर इनकरेक्ट ओपिनियन दे दिया अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स की, तो उसे हम कहेंगे ऑडिट रिस्क। वो रीजंस बहुत हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन रहे, या तो फिर इंटरनल डिपार्टमेंट के जो ऑडिट अकाउंटेंट्स है उसने मिस स्टेटमेंट्स कर दिया, या तो फिर ऐसे रीजंस होते हैं, वो रीजंस की वजह से उन्हें इनकरेक्ट ओपिनियन दे दिया, तो उसे हम कहेंगे ऑडिट रिस्क दोस्तों। ये होगा अपना फर्स्ट टॉपिक ऑडिट रिस्क का मीनिंग दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपना सेकंड टॉपिक असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। असेसमेंट क्या होता है? अब जैसे रिस्क है तो रिस्क को दूर करने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको असेसमेंट बताता है कि आप ऑडिट रिस्क को कैसे दूर कर सकते हैं। चलिए कैसे कर सकते हैं देखते हैं। ऑडिट रिस्क असेसमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ऑडिटर्स इवैल्यूएट द लाइक्लीहुड ऑफ मटेरियल्स मिसस्टेटमेंट्स इन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दोस्तों ऑडिटर इस रिस्क को कैसे दूर कर सकता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स यानी जो भी ट्रांजैक्शन गलत तरीके से या तो फिर मिसस्टेटमेंट्स हुए हैं, उन सबको जब वो डिटेल में स्टडी करेगा, डिटेल में इवैल्यूएट करेगा, तो उसे जो भी गलती उसे करनी थी उस गलती को नहीं कर पाएगा। जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट या तो फिर गलत ट्रांजैक्शन हुए हैं, जब वो डिटेल में स्टडी करेगा, डिटेल में इवैल्यूएट करेगा, तो अपना करेक्ट अपना ओपिनियन दे सकेगा दोस्तों। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द वेरियस फैक्टर्स सच एज इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सो कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखने चाहिए जब भी वो अपना ट्रांजैक्शन करता है, जब भी वो अपना प्रोसेस करता है, जब भी वो अपना काम करता है, कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखना चाहिए। जैसे इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, यानी जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, कौन उसे मैनेज करता है, कौन उसके मैनेजमेंट के अंदर कौन से इंप्लॉयज आते हैं, सारे इन्वायरमेंट को जब वो एनालाइज करेगा, या तो फिर रिस्क किस तरह का उसके अकाउंट प्रोसेस को आ सकता है, जब वो आइडेंटिफाई करेगा और जो हार्ड ट्रांजैक्शन रहते हैं उसको डिटेल स्टडी करेगा, तब वो अपना ओपिनियन सही तरीके से दे सकता है दोस्तों। द गोल इज टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस पोटेंशियल रिस्क दैट लीड टू इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग फाइनेंशियल
रिपोर्टिंग। सो असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क का मेन मकसद होता है कि जो भी आपको रिस्क आ सकता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, जब उसको आइडेंटिफाई या एड्रेस करेंगे तो आप अपना ओपिनियन सही तरीके से दे सकते हैं बोल के असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क बताता है दोस्तों। अगर आपको इसका भी डिटेल चाहिए तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया 7-8 मिनट का, आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोनों टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में समझाया था, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। सो अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक का नाम है इंटरनल ऑडिट कंट्रोल मीनिंग। सो इंटरनल ऑडिट कंट्रोल क्या होता है वो चलिए अब मीनिंग देखते हैं दोस्तों। सो चलिए मीनिंग के हिसाब से देख लेते हैं। इंटरनल ऑडिट कंट्रोल इज सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स implemented by an organization to ensure the accuracy and validity of an financial statement। So दोस्तों इंटरनल ऑडिट कंट्रोल क्या है? ये सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का जो कंपनी बनाती है, कंपनी का मतलब जो मैनेजमेंट बनाते हैं अपने सारे अकाउंट्स या तो फिर अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेट बनाने के लिए दोस्तों। और एक बार रिपीट कर दूं, ये पॉलिसीज या तो फिर प्रोसीजर या तो फिर रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो आपकी कंपनी बनाती है, जो आपकी मैनेजमेंट बनाती है आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए, ताकि आपके अकाउंट सारे एक्यूरेट होने के लिए, यानी जो भी एरर्स मिस्टेक्स आ रहे हैं वो नहीं रिकॉर्ड होने के लिए या तो फिर फ्रॉड्स नहीं करने के लिए कंपनी कुछ पॉलिसीज बनाती है, वो आपके अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को फॉलो करना होता है ताकि आपके कंपनी के अकाउंट सारे एक्यूरेट रहे। ये हो गया हमारा इंटरनल ऑडिट कंट्रोल का मीनिंग दोस्तों। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट कंट्रोल, यानी जो आपने इंटरनल ऑडिट कंट्रोल का मीनिंग देखा था आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है मेन ये इंटरनल ऑडिट कंट्रोल का दोस्तों। चलिए 6 ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे। फर्स्ट है टू इनकरेज अडेरेंस टू प्रिस्क्राइब पॉलिसीज, यानी जो भी पॉलिसीज आपकी कंपनी बनाई है, आपका मैनेजमेंट बनाया है, इस स्टेप में आपको उसको पर्पसली फॉलो करें और साथ ही साथ इसको आपके जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है। जो भी रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसीज प्रोसीजर बनाए हैं उन सारों को इनकरेज किया जाता है कि आप इन सबको फॉलो करें बोल के। सेकंड है टू अवॉइड फ्रॉड्स एंड एरर्स। फ्रॉड्स का मतलब होता है जो आपका एम्प्लॉय जानबूझकर गलती करे, जानबूझकर फ्रॉड करे, उसे हम फ्रॉड कहते हैं। एरर्स यानी अनजाने में जो भी मिस्टेक्स हो गए उसे कहते हैं हम एरर्स दोस्तों। ये सारे फ्रॉड्स एंड एरर्स को रोकने के लिए या तो फिर अवॉइड करने के लिए ये सारे रूल्स एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं दोस्तों। थर्ड है टू प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए या तो फिर आपके कंपनी को एक्यूरेट बनाने के लिए, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक्यूरेट बनाने के लिए ये मेन इंटरनल ऑडिट कंट्रोल के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद फोर्थ है टू सेफगार्ड एसेट्स एंड रिसोर्सेस। एसेट्स का मतलब यहां पर क्या होता है? एसेट्स का मतलब जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो फिर हिफाजत करने के लिए कोई भी इजीली एक्सेस ना करे, कोई भी इजीली हैक ना करे बोल के ये सारे पॉलिसीज या तो फिर इंटरनल ऑडिट कंट्रोल बनाया जाता है दोस्तों। फिफ्थ है टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा। सो मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं उन सबको एक्यूरेट या तो फिर रियल बनाने के लिए ही ये सारे पॉलिसीज बनाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट इन टाइमली प्रिपरेशन इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो दोस्तों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चुप इजीली वर्क तो नहीं है, लेकिन अब थोड़ा बहुत इजीली हो गया है। सो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके टाइम में, जब आपको बैलेंस शीट चाहिए होगा, जब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चाहिए होगा, ये सारे अकाउंट्स आपके टाइमली प्रिपरेशन करने के लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज सब बनाई जाती है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप इन दोनों का आपको डिटेल टॉपिक चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको डिटेल मैंने समझाया है दोस्तों, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना फिफ्थ टॉपिक इंटरनल ऑडिट चेक क्या होता है दोस्तों। सो इंटरनल चेकिंग के ऊपर ही अब जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स होंगे सारे इंटरनल ऑडिट चेक के ऊपर ही है। अगर मीनिंग अच्छे से समझेंगे तो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स भी अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। सो चलिए बढ़ते हैं, पहले मीनिंग समझते हैं। इंटरनल ऑडिट चेक क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ द स्टाफ मेंबर्स ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन इन सच अ वे दैट वर्क परफॉर्म बाय अ पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन। सो दोस्तों इंटरनल चेक क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटी है जो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट सेट करती है। जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, उसमें काम कैसा होता है इंटरनल चेक के अंदर बोले तो, जब कोई एक बंदा काम करता है तो ऑटोमेटिकली उसका
काम चेक करता है दूसरा बंदा। फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक बंदा सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है, सारे अकाउंट्स बना रहा है, तो दूसरा बंदा उसके काम को चेक करेगा। ये ऐसा यहां पर क्यों होता है, क्योंकि कुछ भी एरर्स आ रहे हैं या तो फिर मिस्टेक्स हो रहे हैं या तो फिर कोई फ्रॉड करना चाह रहा है, तो इजीली फ्रॉड नहीं चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम दूसरा बंदा चेक करेगा दोस्तों। इसे कहेंगे हम इंटरनल ऑडिट चेक। और एक बार रिपीट करते हैं, इंटरनल ऑडिट चेक के अंदर क्या होता है, एक बंदा काम करता है, दूसरा बंदा उस काम को चेक करता है दोस्तों, उसे हम कहेंगे इंटरनल ऑडिट चेक दोस्तों। अगर डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिक्स्थ टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट चेक, यानी मेन उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इंटरनल ऑडिट चेक का दोस्तों। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड रोकने के लिए। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति जानबूझकर फ्रॉड कर रहा है, जानबूझकर धोखा देना चाहता है कंपनी को अकाउंट्स में, उन सबको पकड़ने के लिए, उन सबको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम करते हैं इंटरनल ऑडिट चेक दोस्तों। उसके बाद सेकंड है एसेट्स प्रोटेक्शन। एसेट प्रोटेक्शन यानी अब जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स का मतलब यहां पर क्या है, एसेट्स का मतलब होता है कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उसको हिफाजत करने के लिए कि एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरा बंदा चेक करेगा, तो कहां पर भी उस एसेट्स में, उस अकाउंट्स में आपको रोक झोंक या तो फिर रॉन्ग पना नहीं दिखेगा, एसेट सारे प्रोटेक्ट रहेंगे दोस्तों। थर्ड हो रहा है एरर प्रिवेंशन। एरर किसे कहेंगे, एरर यानी अनजाने में कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसे प्रिवेंट करने के, एक जना रिकॉर्ड करते से मिस्टेक कर रहा है तो दूसरा बंदा उसे चेक करेगा और जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं वो इजीली पकड़े जाएंगे दोस्तों। तो फोर्थ है फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है कि कोई बंदा अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो कोई बंदा उसे चेक कर रहा है, या तो फिर उसकी ड्यूटीज रोटेट भी होते हैं, वो रिकॉर्ड करेगा तो वो चेक करेगा, वो चेक करेगा तो वो रिकॉर्ड करेगा दोस्तों। सो ऐसे ड्यूटीज भी अदला बदली होती है। फिफ्थ है मॉरल चेक, यानी मॉरल वैल्यूज बढ़ते हैं आपके एम्प्लॉयज के अंदर। क्यों बोले तो वो धोखा कर रहा सोच भी नहीं सकते, क्यों मींस अगर कोई एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है तो दूसरा बंदा चेक करेगा, चेक करने में उसकी कोई भी गलती है तो पकड़ी जाएगी, इसलिए अगर वो धोखा करना चाहता है तो वो 10 बार सोचेगा, 10 बार सोच के धोखा करेगा दोस्तों। इसमें मॉरल वैल्यूज भी बढ़ती हैं दोस्तों। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट चेक के दोस्तों, यानी उद्देश्य इंटरनल ऑडिट चेक के दोस्तों। सो दोस्तों अपना सेवेंथ टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल चेक, यानी कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जब आप इंटरनल ऑडिट चेक का काम करवा रहे हो, तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे कंपनी को। 8 प्रिंसिपल्स हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ये टॉपिक में देखेंगे दोस्तों। सो फर्स्ट है सफिशिएंट स्टाफ, यानी जब आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होते हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, सो आपकी कंपनी में इनफ स्टाफ होना चाहिए उन सारे वर्कलोड को मैनेज करने के लिए दोस्तों। सेकंड है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम किसको कितना करना है, किसको क्या काम करना है, वो सारा डिसाइड करना चाहिए मैनेजमेंट को, और सारा काम अपने एम्प्लॉयज को बता देना चाहिए कि तू चेक करेगा या तो फिर तू रिकॉर्ड करेगा, ये सारा काम पहले कंपनी बता देना चाहिए। थर्ड है कोऑर्डिनेशन। सो दोस्तों कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है इंटरनल ऑडिट चेक के अंदर। क्यों मींस अगर 2 एम्प्लॉयज, एक जना काम कर रहा है तो दूसरा जना चेक कर रहा है, दोनों के बीच में भाईचारा होना जरूरी है। अगर दोनों एक एक अगेंस्ट रहे तो वो उसकी मिस्टेक्स निकालेगा, वो उसके मिस्टेक निकालेगा। सो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। फोर्थ है रोटेशन ऑफ ड्यूटीज। रोटेशन ऑफ ड्यूटीज एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्यों मींस दोस्तों, सो रोटेट होना चाहिए जॉब, जैसे सर्कल होता है उसका इंटरनल ऑडिट चेक का, सो उसमें रोटेशन ऑफ ड्यूटीज होना जरूरी है, क्योंकि अगर ए बंदा आज रिकॉर्ड कर रहा है तो बी कल रिकॉर्ड करेगा, सो बी आज चेक कर रहा है तो बी कल नहीं चेक करेगा, ए चेक करेगा। सो ऐसे रोटेशन अगर ड्यूटीज रहेंगे तो दोनों का काम भी प्रेशर नहीं बढ़ेगा, दोनों इजी काम कर पाएंगे दोस्तों। फिफ्थ है मेन चेकिंग। सो मेन होती है प्रिंसिपल, इसमें चेकिंग होती है सिंपल वे से और बहुत ही शांति से चेकिंग करना चाहिए, और एक एक मिस्टेक्स अगर जो भी हो रहे हैं उसे पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए दोनों के पास दोस्तों। उसके बाद सिंपल जो साइकिल आप बना रहे हो इंटरनल ऑडिट चेक की दोस्तों, इंटरनल चेकिंग की, उसकी साइकिल सिंपल होनी चाहिए, यानी काम आपको सीधा बता देना चाहिए कि आज ये ने चेक करेगा, आज इन्हें रिकॉर्ड करेगा, सिंपल सी साइकिल वो होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से क्लासिफाई होना चाहिए, अच्छे से रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े उस डॉक्यूमेंट्स की तो आपको इजीली अवेलेबल मिलने चाहिए। उसके बाद 8th है लास्ट डिपेंडेंट वर्क। सो दोस्तों डिपेंड एक के ऊपर एक काम डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि अगर ए रिकॉर्ड करेगा तो बी उसे चेक करेगा, अगर ए रिकॉर्ड ही नहीं करेगा तो बी क्या चेक करेगा, ऐसे ही दोनों का काम एक के ऊपर एक डिपेंड है दोस्तों।
ये 8 प्रिंसिपल्स से जो फॉलो करने चाहिए इंटरनल ऑडिट चेक के अंदर दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको इन तीनों का डिटेल, अगर इसको टॉपिक चाहिए डिटेल, मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, 10-12 मिनट का वीडियो है दोस्तों। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा, दे दूंगा, जो तीनों टॉपिक्स में एक ही साथ समझाया था, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट दोस्तों, ये अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंटरनल ऑडिट चेक विद रिगार्ड्स टू, यानी आपको इंटरनल चेकिंग का करना है। 3 डिपार्टमेंट्स का आपको दिया है। कौन सा डिपार्टमेंट आपके सिलेबस में दिया गया है? वेज पेमेंट कैसा होता है इंटरनल चेकिंग, कैश सेल्स कैसी होती है, और कैश परचेज कैसा होता है, तीनों टॉपिक्स आपको बताना है दोस्तों। सो चलिए हम वेज पेमेंट से शुरू करते हैं, यानी इंटरनल ऑडिट चेक कैसा होता है। सो फर्स्ट देखिए, वेरीफाई पेरोल रिकॉर्ड्स फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद लेबर लॉस। सो आप जो आप अपने लेबर्स को पे कर रहे हो, वो सारे रिकॉर्ड्स चेक करो एक्यूरेसी के वास्ते, और सारे रूल्स और लेबर लॉ के हिसाब से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं नहीं, ये चेक करो बोल के बोल रहा है। सेकंड है चेक पेरोल टैक्स कैलकुलेशन एंड टैक्स डिडक्शन, यानी जो भी लेबर के टैक्स काटने होते हैं, पहले टैक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद टैक्स डिडक्ट करो बोल के बोल रहा है वेज पेमेंट में दोस्तों, इंटरनल ऑडिट चेक करते टाइम। इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर ओवर टाइम एंड बोनसेस, जो भी आपके लेबर्स ओवर टाइम किए हैं और जिन जिनको बोनसेस देना है वो सब कैलकुलेट करो बोल के इंटरनल चेकिंग में ये सब होता है बोल के वेज पेमेंट में बता रहा है दोस्तों। ये था हमारा वेज पेमेंट का दोस्तों। सेकंड है हमारा कैश सेल्स का। कैश सेल्स में इंटरनल चेकिंग कैसी होती है, इसमें भी 3 पॉइंट्स देख लेते हैं। रिकॉन्सिल कैश रजिस्टर्स विथ डेली सेल्स रिपोर्ट्स। सो दोस्तों जो भी कैश रजिस्टर्स होता है उन सबको अच्छे से चेक करो, और डेली जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो रहे हैं वो साथ में बना लेते हैं इंटरनल चेकिंग के अंदर बोल के बोल रहा है दोस्तों। उसके बाद वेरीफाइड दैट सेल्स ट्रांजैक्शन आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। कंटिन्यूस के बाद यहाँ है जो भी सेल ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है या नहीं, ये चेक करो बोल के बोल रहा है। उसके बाद दोस्तों थर्ड है कंफर्म दैट डिस्काउंट्स एंड रिफंड्स कंप्लाई पॉलिसीज। जो भी आप सेल्स करते हो उसमें जो डिस्काउंट्स देते हो और रिफंड्स देते हो वो सारे कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से होते हैं या तो फिर नहीं, ये चेक करने का रहता है बोल के इंटरनल चेकिंग के अंदर बोल के बता रहा है दोस्तों। ये 3 पॉइंट कैश सेल्स के हो गए दोस्तों। अब लास्ट है कैश परचेज, यानी जो कंपनी परचेज करती है रॉ मटेरियल्स, उसके कैसे इंटरनल चेकिंग की जाती है वो आपको बताना है। फर्स्ट है रिव्यू परचेज ऑर्डर्स एंड रिसिप्ट फॉर एक्यूरेसी। जो भी परचेज करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं साल में, पूरे एक ईयर में, और कितने रिसीव हुए हैं वो सारों को चेक करो, वो चेक करने का काम होता है इंटरनल चेकिंग के अंदर दोस्तों। उसके बाद इंश्योर प्रॉपर ऑथराइजेशन फॉर कैश परचेज। जो भी परचेस करने वाली होती है कंपनी, सो प्रॉपर ऑथराइजेशन ले लियो आपके ऊपर वालों से, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, उसके बाद ही परचेस करना होता है बोल के इंटरनल चेकिंग के अंदर बता रहा है दोस्तों। सो कंफर्म दैट गुड्स रिसीव मैच परचेस डॉक्यूमेंट। जो भी आपने परचेस किए थे वो सारे जो भी परचेस किए थे गुड्स हमें रिसीव हुए या नहीं, ये चेक करने का रहता है कैश परचेजेस के अंदर बोल के इंटरनल ऑडिट चेकिंग के अंदर ये सब रहता है दोस्तों। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इसका भी आपको डिटेल मिल जाएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फुल चैप्टर दोस्तों। एक ही वीडियो में हमने सारा चैप्टर को रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हमारा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होगा। सो चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, और जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं इसके डिटेल वीडियो भी मैंने बनाए, ये सिर्फ रिवीजन पार्ट था। सो उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था, मैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया, थर्ड चैप्टर भी आपको आ जाएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस सब्जेक्ट का दे दूंगा, एक ही जगह पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी दोस्तों। सो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।